हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये एक स्टोरी पर बेस्ड है और इसका टाइटल है अकबर एंड बीरबल्स फर्स्ट मीटिंग। तो इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और सीखने को मिलेगा आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, क्योंकि यहाँ पे एक एक अक्षर को कैसे उच्चारण करते हैं वो लिखा गया है और एक एक वर्ड का मीनिंग दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, साथ साथ देखेंगे वर्ड मीनिंग तो आप देर तक इसको दिमाग में रिटेन करके रख सकते हैं। ग्रामर से रिलेटेड जानकारी देनी होगी तो वो मैं साथ साथ देखती हुई चलूंगी। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इस चैनल पे मैंने सेपरेट प्ले लिस्ट बनाई हैं। एक है बेसिक लेवल की और एक है उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल, जिसको मॉडरेट लेवल कहते हैं। मैंने बिल्कुल एडवांस लेवल की तो यहाँ पे नहीं बनाई है अभी। तो जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो बेसिक वाले वीडियोस देख सकते हैं, और जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाहते हैं अपना, वो मॉडरेट लेवल या एडवांस लेवल के प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें जितने भी वीडियोस हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैंने पीडीएफ डाले हैं, आपको वो मिल जाएगा। अब बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो इसका टाइटल है अकबर एंड बीरबल्स फर्स्ट मीटिंग। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। अकबर एंड बीरबल्स, जब भी ज के नीचे ये डॉट लगता है तो उसको बोलते हैं ज। बीरबल्स फर्स्ट मीटिंग, तो आर को इसमें नहीं प्रोनाउंस करते हैं, साइलेंट होता है। फर्स्ट मीटिंग, अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। मीटिंग मुलाकात, फर्स्ट पहली। और जब ये अपोस्ट्रोफी आता है, इस ये जो कॉमा है ऊपर लगता है, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। और इसका मतलब होता है पोजेशन शो करना, कि बीरबल का, के, की। तो यहां पर हम बोलेंगे बीरबल की पहली मुलाकात। तो क्या हुआ था उनकी जब पहली मुलाकात हुई थी। तो स्टोरी इस तरह से शुरू होती है, आप पढ़ लीजिए मेरे साथ। यहां ब्लू पेन से मैंने ट्रांसलेशन लिखा है कि इसको कैसे उच्चारण करेंगे, और ऊपर फिर वर्ड मीनिंग लिखे हैं। वंस अपॉन अ टाइम अकबर वेंट डीप into the woods with his companions hunting wild animals but with no luck। अब पहले डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बता देती हूं। तो वंस अपॉन अ टाइम जो ये फ्रेज है, इसको बोलते हैं एक समय की बात है। अकबर तो नाम है, वेंट देखिए ये गो का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट। तो जैसे गो एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म होता है गो, देन वेंट, और गॉन हो गई उसकी थर्ड फॉर्म। तो ये आप ध्यान रखिए, जहां भी सेकेंड फॉर्म आता है वर्ब का, वो वाला सेंटेंस लिखा जाता है सिंपल पास्ट टेंस, या पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं उसको। तो ये टेंसेस के बारे में भी जानकारी बहुत जरूरी है, जो मैं साथ साथ देती जा रही हूँ, तो आप उसको समझिए। अकबर वेंट डीप इनटू द वुड्स। डीप मतलब गहरे, और वुड्स बोलते हैं जंगल को। वेंट गए, क्योंकि पास्ट टेंस है। अगर गो होता तो बोलेंगे अकबर गोज, तो अकबर जा रहा है, लेकिन ये पास्ट टेंस है तो अकबर गए डीप इनटू द वुड्स, जंगल में, विद हिज कंपेनियंस। कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो साथियों के साथ, विद साथ, हिज अपने। हंटिंग शिकार करने के लिए, किनका, वाइल्ड जंगली, एनिमल्स जानवरों, बट लेकिन, विद नो लक। इस फ्रेज का मतलब है बिना भाग्य के, मतलब उनका वो लकी दिन नहीं था, बिना भाग्य के वो वाला दिन था। तो अब ये पूरे के पूरे सेंटेंस का क्या मतलब बना, एक बार सेंटेंस पढ़ूंगी फिर आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, और एक बात का ध्यान दें, जहां ये कॉमा आता है, जब भी आप रीड करते हो तो पंक्चुएशन बोलते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, इनको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। ये बहुत ही जरूरी है, जैसे आप हिंदी भी पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है थोड़ा सा विराम देना, पॉज देना, रुकना है। इस वर्ड को इसके साथ जोड़ के नहीं पढ़ना है, थोड़ा विराम देना है बीच में। वंस अपॉन अ टाइम अकबर वेंट डीप इनटू द वुड्स with his companions hunting wild animals but with no luck। तो एक समय की बात है, अकबर एक गहरे जंगल में गए अपने साथियों के साथ,
जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए, लेकिन उनका भाग्य उस दिन अच्छा नहीं था। और एक चीज बताना चाहूंगी यहां पे, डीप इनटू द वुड्स का मतलब है कि एक गहरे जंगल के बिल्कुल बीचों बीच चले गए, क्योंकि एक तो होता है जंगल का बाहरी इलाका, तो वहां पे ज्यादा पेड़ भी नहीं होते हैं। जब जंगल अंदर बिल्कुल गहरा होता जाता है उसको बोलते हैं डीप इनटू द वुड्स और डीप इनटू द फॉरेस्ट। तो वो वहां अकेले नहीं गए, अपने साथियों के साथ चले गए, लेकिन उनका जो भाग्य था, किस्मत थी, उस दिन अच्छी नहीं थी। अब उनको कोई शिकार ही नहीं मिल रहा था, इसलिए वो थक गए। टायर्ड एंड थर्स्टी, आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, थर्स्टी, दे डिसाइडेड टू विजिट द नियर बाय विलेज। टायर्ड, थकान से भर गए, थर्स्टी, प्यास लगी उनको, दे, उन्होंने फिर, डिसाइडेड, फैसला किया, टू विजिट, जाने का, नियर बाय, पास वाले, विलेज, गांव। तो फिर जब वो थकान और प्यास से भर गए तब उन्होंने फैसला किया पास वाले गांव में जाने का। देयर दे मेट अ यंग लोकल बॉय नेम्ड महेश दास who readily agreed to help them। अब देयर, वहां, क्योंकि जो पास वाले गांव के लिए ये वाला प्रोनाउन यूज किया गया है, इसको प्रोनाउन बोलेंगे यहां पे दे मेट। अब देखिए यहां पर भी जो मेट है वो मीट वर्ब का पास्ट टेंस है। मीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर मेट और थर्ड फॉर्म भी मेट होता है। तो ये वाला सेंटेंस किस में हुआ, अभी आपको ऊपर भी बताया था, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस लिखा गया है। मेट, मिले, अ यंग लोकल बॉय, एक स्थानीय लड़के से, लोकल मतलब जो वहीं का रहने वाला है, एक लड़का जो कि जवान था, नेम्ड, उसका नाम क्या था, महेश दास। महेश दास, जहां भी ऐसे आता है उसको श बोलते हैं, महेश दास। हु रेडिली अग्रीड, जो जल्दी से, रेडिली जल्दी से, अग्रीड तैयार हो गया, हेल्प मदद, देम उनकी। तो वहां पे वे मिले एक स्थानीय लड़के से जो कि जवान था और उसका नाम था महेश दास। ये जो लड़का था महेश दास, ये जल्दी से उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। The boy had no idea who Akbar was, so he questioned him when Akbar। तो देखिए, बॉय लड़का, हैड नो आइडिया का मतलब है उसको कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, हु अकबर वॉज, अकबर कौन थे, सो इसलिए, ही जो प्रोनाउन है वो लड़के के लिए यूज है, यंग बॉय के लिए, उसने क्रॉस क्वेश्चन हिम। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, ठीक है, और विस्तार से प्रश्न पूछने लग गया। तो जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आप उसका जवाब देते हो, आप भी फिर डिटेल में उससे प्रश्न पूछने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग। क्रॉस क्वेश्चन करना मतलब डिटेल में सवाल जवाब करना। हिम यहां अकबर के लिए यूज्ड है कि वो अकबर से सवाल जवाब करने लग गया। व्हेन अकबर, जब अकबर। तो इतने का हमारा इसका डिटेल में ये हम बोलेंगे कि द बॉय हैड नो आइडिया हु अकबर वॉज, सो ही क्रॉस क्वेश्चन हिम व्हेन अकबर। तो उस लड़के को कुछ भी पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि अकबर कौन थे, वॉज थे, इसलिए उसने विस्तार से अकबर से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। जब अकबर आस्क्ड द लिटिल बॉय व्हाट हिज नेम वॉज, जब अकबर ने उस लिटिल जवान बॉय लड़का, आस्क्ड पूछा, व्हाट क्या, हिज उसका, नेम नाम, और वॉज था। जब अकबर ने उस लड़के से पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उस समय लड़के ने जवाब तो दिया, लेकिन फिर उसने भी
सवाल करना शुरू कर दिया और काफी प्रश्न पूछे अकबर से. सीइंग हिज confidence and cleverness, Akbar gave him a ring and asked him to meet him when he grows up. तो देखिए पहले इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं. सीइंग देखकर, सी में आईएनजी जुड़ा है, उससे बना है सीइंग देखकर. हिज कॉन्फिडेंस उसका आत्मविश्वास. क्लेवरनेस चतुराई, क्लेवर से बना है क्लेवरनेस. क्लेवर होता है चतुर, क्लेवरनेस चतुराई. अकबर गेव हिम, अब देखिए ये भी जो है वर्ब ये सेकंड फॉर्म है गिव का. गिव, गेव, गिवन. गिवन जो है वो थर्ड फॉर्म होती है. तो सेंटेंस किसमें हुआ? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट. गेव हिम अ रिंग अंगूठी. आस्ट पूछा उससे, हिम. टू मीट हिम, मीट वो मिले. व्हेन जब, ग्रोज अप बड़ा हो जाए. तो अकबर ने उस लड़के को एक अंगूठी दी और पूछा उससे कि आप हमसे मिले जब आप बड़े हो जाएं, कि जब आप बड़े हो जाओगे तब हमसे जरूर मिलना. तो ये उसको बोला. अब उस बच्चे को तो कोई जानकारी है ही नहीं कि किससे बात कर रहा है, तो इसलिए वो बहुत ही खुल करके बात कर रहा है बादशाह से. लेटर द बॉय रियलाइज्ड, कैसे पढ़ेंगे? रियलाइज्ड दैट इट वॉज अ रॉयल रिंग एंड ही हैड जस्ट मेट एम्परर अकबर. लेटर बाद में, रियलाइज्ड उसको समझ आया. वॉज थी, रॉयल रिंग एक शाही अंगूठी जो राजाओं के खानदान की होती है उसको बोलते हैं रॉयल रिंग अंगूठी. ही हैड जस्ट मेट, अभी वो मिला था. अब देखिए ये भी मीट वर्ब का पास्ट टेंस है. मीट, मेट, मेट. तो मिला, मीट मिला, उसका पास्ट टेंस हुआ मेट. एम्परर अकबर, बादशाह अकबर. तो बाद में बच्चे को एहसास हुआ, उसको समझ में आया कि जो उसके पास वो रिंग थी, अंगूठी थी, वो तो एक शाही अंगूठी है और वो अभी अभी बादशाह अकबर से मिला है. जस्ट मेट, बस हाल ही में अभी अभी जिससे मुलाकात हुई थी वो बादशाह अकबर से हुई थी. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कैसे पढ़ेंगे इसको? ईयर्स नहीं बोलेंगे, ईयर्स. ईयर्स तो कान को बोलते हैं, ये जो है ईयर्स. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स व्हेन महेश दास ग्रू अप, ग्रीयू भी नहीं बोलते हैं, ग्रू बोलते हैं. तो इसीलिए साथ साथ मैंने उच्चारण भी लिखा है ताकि आप अच्छी तरीके से उच्चारण भी सीख लें, तो बोलते समय अच्छा लगेगा आपको भी. महेश दास ग्रू अप, कॉमा है तो पॉज देंगे हम, थोड़ा रुकेंगे. ही डिसाइडेड टू विजिट अकबर्स कोर्ट. कोर्ट, कोर्ट नहीं बोलेंगे, कोर्ट, कोर्ट. ओके. तो देखिए आफ्टर बाद में, फ्यू ईयर्स, अ फ्यू ईयर्स कुछ सालों के बाद, ग्रू अप बड़ा हुआ, डिसाइडेड फैसला किया, विजिट मिलना, अकबर्स कोर्ट अकबर के दरबार. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? आफ्टर अ फ्यू ईयर्स व्हेन महेश दास ग्रू अप ही डिसाइडेड टू विजिट अकबर्स कोर्ट. अब कुछ सालों के बाद जब महेश दास बड़ा हुआ तब उसने फैसला किया कि वो अकबर के दरबार में जाएगा. यहां पे भी देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लिखा है अकबर के बाद, इसका मतलब अकबर का के या की आएगा, तो यहाँ पे कोर्ट लिखा है तो अकबर के दरबार. तो अकबर के दरबार में जाने का उसने फैसला किया. ही वॉज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर, कॉर्नर इन द कोर्ट when Akbar asked his noblemen which flower they think is the most beautiful. अब देखिए डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स. स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, कॉर्नर किनारे में, कोर्ट दरबार. पूछा, नोबल मैन हुए
नेक आदमी, जो भी बाकी दरबारी है, अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, तो उसने अपने नेक आदमियों, कुलीन आदमियों से पूछा, विच कौन सा, फ्लावर फूल, दे थिंक वे सोचते हैं, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए यहां पे भी जो है मोस्ट जहां आता है वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। जैसे कि ब्यूटीफुल है, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो इसके 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री का हो गया, मोर ब्यूटीफुल 2 चीजों में कंपैरिजन होगा तो मोर आएगा। और मोस्ट कब आता है, जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं कि हाँ ये सबसे सुंदर, तो ये ध्यान रखिए इसका, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर है। तो इसका मीनिंग जान लेते हैं अब। ही कौन है यहाँ पे, वो बच्चा, जवान बच्चा, लड़का जो आया है उसके दरबार में। ही वॉज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर इन द कोर्ट। अब वो जो जवान बच्चा है वो एक दरबार के किनारे में खड़ा था। वेन अकबर आस्क्ड हिज नोबलमैन, जब अकबर ने अपने दरबार में मौजूद लोगों से पूछा, कुलीन लोगों से पूछा, विच फ्लावर कौन सा फूल, दे थिंक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उनकी समझ से या वो क्या सोचते हैं कि कौन सा फूल सबसे सुंदर है। मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑन अर्थ, इस धरती पर उनकी समझ में कौन सा फूल है जो सबसे सुंदर है। सम आंसर्ड, आर साइलेंट है ये वाला, आंसर्ड रोज, सम लोटस, सम जैस्मिन, बट महेश दास suggested that in his opinion it is the cotton flower। आंसर्ड जो है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आंसर है फर्स्ट फॉर्म, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। तो देखिए कुछ कुछ, सम का मतलब हुआ कुछ, आंसर जवाब दिया, रोज गुलाब, लोटस कमल, जैस्मिन चमेली, बट लेकिन महेश दास सजेस्टेड सुझाव दिया, दैट कि इन हिज ओपिनियन उसकी राय में, इट इज द कॉटन फ्लावर कपास का फूल है। कुछ लोगों ने जवाब दिया कि गुलाब का फूल सबसे सुंदर है, कुछ ने बोला कमल का फूल और किसी ने बोला चमेली। लेकिन महेश दास ने सुझाव दिया कि उसकी राय में वो तो कपास का फूल है जो इस पूरी धरती पर सबसे सुंदर फूल होता है। द एंटायर कोर्ट, इसमें भी र को नहीं पढ़ेंगे, आर को, एंटायर कोर्ट स्टार्टेड लाफिंग एज कॉटन फ्लावर्स आर ओडरलेस। कैसे पढ़ेंगे, ओडरलेस। अब इसका मीनिंग समझते हैं। एंटायर पूरा, कोर्ट दरबार, लाफिंग हंसने लग गए, एज क्योंकि, कपास के फूल जो होते हैं, आर होते हैं, ऑर्डरलेस। तो इसका मतलब क्या होता है, बिना महक या बिना खुशबू के, उनकी कोई भी सुगंध नहीं होती है। तो कैसे पढ़ेंगे, ओडरलेस। तो इसका ओडर का मीनिंग होता है स्मेल या महक, तो उनमें कोई महक ही नहीं होती। तो कैसे बोल सकता है ये कि कोई कपास का फूल सबसे सुंदर है इस धरती पर। द एंटायर कोर्ट स्टार्टेड लाफिंग, तो पूरा का पूरा जो दरबार था और दरबारी लोग थे वो, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, एज क्योंकि जो कपास के फूल होते हैं वो तो बिना खुशबू के होते हैं। महेश दास देन एक्सप्लेन्ड हाउ यूजफुल कॉटन फ्लावर्स आर, एज the cotton grown from this flower is used to make clothes for people in summers as well as in winters। अब ये काफी लंबा सेंटेंस है तो पहले वर्ड मीनिंग्स जान लेते हैं। एक्सप्लेन समझाया, यूजफुल उपयोगी, कॉटन फ्लावर्स कपास के फूल, आर हैं, ग्रोन उगाया गया, यूज्ड काम में लाना, मेक बनाना,
क्लोथ्स कपड़े, पीपल लोगों के लिए, जो ये तो प्लूरल होता है और इसको ही अगर हम सिंगुलर बोलेंगे तो पर्सन हो जाएगा। पीपल लोगों के लिए, समर्स गर्मी, विंटर्स सर्दी, एज वेल एज और। तो इसका मीनिंग ये बना कि तब महेश दास ने समझाया उन लोगों को कि कपास के फूल जो हैं वो कितने उपयोगी हैं, क्योंकि जो कॉटन है, जो कपास है, जो इस फूल से फिर उगाई जाती है, इज यूज टू मेक, तो उसका यूज होता है, उसका इस्तेमाल होता है कपड़े बनाने के लिए, लोगों के लिए, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तो कॉटन जो है उगाई जाती है इस फूल से, वो भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि उससे फिर कपड़े बनाए जाते हैं। और देखिए जो स्पेलिंग है, ई एस अगर लगता है, क्लोथ्स बोलते हैं, द क्लोथ्स, तो उसका मतलब होता है जो स्टिच किए हुए कपड़े होते हैं, जिनको टेलर पूरा स्टिच करके, सिलाई करके बना देता है। और अगर मैं बोलती क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ, तो उसका मतलब होता है अनस्टिच्ड कपड़ा, जिसकी सिलाई ना की जाए, जो हम थान वाले खरीदते हैं या कुछ भी मीटर के हिसाब से खरीदते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉथ। ये बहुत ज़रूरी है, कई लोगों को पता नहीं होता है ये। तो क्या डिफरेंस हुआ क्लॉथ और क्लोथ्स? क्लोथ्स में और क्लॉथ में क्या डिफरेंस है, अब आपको पता लग गया। क्लॉथ होता है अनस्टिच्ड, बिना सिला हुआ कपड़ा, और क्लोथ्स होते हैं जो स्टिच किए हुए होते हैं, जिनकी सिलाई करके वो अलग अलग चीजें उसकी बनाई जाती हैं। तो ये हमने यहां तक पढ़ लिया। अकबर वॉज इम्प्रेस्ड विद द आंसर। महेश दास देन, तो देखिए इम्प्रेस्ड प्रभावित हुआ, क्योंकि ईडी लगा है तो पास्ट टेंस में है कि वो प्रभावित हुआ आंसर, जवाब से। तो अकबर जो है वो इसके जवाब से, उस बच्चे के जवाब से, लड़के के जवाब से बहुत प्रभावित हुआ। महेश दास देन का मतलब है फिर महेश दास इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड showed the emperor the ring he had given him years ago। तो अभी आपको बताया था महेश दास देन, फिर महेश दास ने इंट्रोड्यूस परिचय कराया, हिमसेल्फ अपना, शोड दिखाया, एम्परर बादशाह को, रिंग अंगूठी, ही हैड गिवन जो उसने दी थी उसे, ईयर्स अगो सालों पहले। तो इसको कैसे बोला था, ईयर्स। ओके, तो इसका मतलब ये बना कि महेश दास ने फिर अपना परिचय कराया, अपना परिचय बादशाह के सामने कराया और दिखाया बादशाह को वो वाली अंगूठी जो उसने दी थी उसे सालों पहले, जो कि राजा ने उस लड़के को सालों पहले दी थी। अब यहां पे देखिए हैड यूज्ड है और गिव का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड है, गिव, गेव, गिवन। तो जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो वाला सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया गया है। अकबर हैप्पीली अपॉइंटेड हिम एज वन ऑफ द नोबल मेन इन हिज कोर्ट एंड महेश दास केम टू बी नोन एज बीरबल। हैप्पीली खुशी से, अपॉइंटेड नियुक्त किया, बना दिया, वन ऑफ द एक, कई में से एक, कई कुलीन पुरुषों में से, नोबल मैन, जो अब यहां पे भी देखिए मैन है, अगर ये प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो हम बोलते उसको मैन, तो ये है मैन जो कि प्लूरल है। इन हिज कोर्ट दरबार में, केम टू बी नोन एज जाना जाने लगा, के रूप में जाना जाने लगा बीरबल। एक और चीज जो ध्यान देने की है वो मैं पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जब हम ये वाली फ्रेज यूज करते हैं वन ऑफ द, मतलब ये तब यूज करते हैं जब कई में से हम एक की बात कर रहे हो, तो जो कई होंगे वो प्लूरल में लिखा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे नोबल मैन लिखा है, नोबल मैन नहीं लिखा है, क्योंकि कई सारे पुरुषों में से एक। तो अब इस सेंटेंस का मतलब ये बना, अकबर
हैप्पीली अपॉइंटेड हिम एज वन ऑफ द नोबल मेन इन हिज कोर्ट। तो अकबर ने खुशी खुशी से इस लड़के को नियुक्त कर दिया वन ऑफ द नोबल मैन, उन्हीं कुलीन पुरुषों में से एक की तरह, इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में। एंड महेश दास केम टू बी नोन एज बीरबल, और महेश दास बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। केम टू बी नोन एज, ऐसे भी बोलते हैं बीरबल के रूप में जाना जाने लगा, या बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। अब वो भी बादशाह के दरबार में एक कुलीन पुरुष हो गया है और कुलीन पुरुषों में से ही एक है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और देखिए आज हमने कितने सारे वर्ड्स सीखे हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए ये लिस्ट बनाई है। अगर आप इन वर्ड्स को पहले नहीं जानते थे, जैसे कंपेनियन, टायर्ड, थर्स्टी, क्रॉस क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस, डिसाइड, सजेस्ट, तो आप इसकी लिस्ट तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैं पीडीएफ भी पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहां से भी इसको रेफर कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और कमेंट जरूर करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।